आजम खान, एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की गलियों में गूंजता था। उनकी शुरुआत गांव देहात से हुई। उनकी आवाज दबे कुचले लोगों तक पहुंचती थी। एक जोशीला वक्ता, सामाजिक न्याय के लिए एक कट्टर समर्थक। खान तरक्की करते गए, उनका करिश्मा बेजोड़ था। वो एक ऐसी ताकत बन गए जिससे टकराना आसान नहीं था। समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी वफादारी अटूट थी। वो एक भरोसेमंद सिपाही थे, एक राजदार। उन्हें क्या पता था, राजनीति की दुनिया धोखे से भरी है और धोखा देने वाले साये में दुबके हैं। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कब बदल जाए कोई नहीं जानता, और आजम खान को यह सबक बहुत कठिन तरीके से सीखना था। उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी, कानाफूसी शुरू हो गई, शक के बीज बोए गए। उनके कभी भरोसेमंद साथी दूर हो गए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, महत्वाकांक्षा की चमक, लालच की। उनके बीच के रिश्ते टूटने लगे। उनके बनाए हुए विश्वास की इमारत में दरारें आने लगी। जो कभी वफादारी की कस्में खाते थे, अब छिपकर साजिशें रचने लगे। उनकी वफादारी की एक कीमत थी और वे उसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचने के लिए तैयार थे। खान उनके खेल में एक मोहरा बन गए, एक सौदेबाजी की चीज। उनका पतन ही उनके लिए मौका था। वार करने का समय आ गया था और उन्होंने बड़ी सटीकता से वार किया। इल्जाम लगने लगे, कानाफूसी इल्जामों में बदल गई। मीडिया, जो हमेशा एक सनसनीखेज कहानी की तलाश में रहती है, टूट पड़े। दशकों की सेवा से बनी खान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। उनके चरित्र की हत्या कर दी गई। उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। वो अछूत हो गए। उनके पूर्व साथी उनसे दूर हो गए। उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया। वे निंदा करने वालों में शामिल हो गए। उन्होंने उनके कथित कुकर्मों के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। वे खुद को बचाने के लिए उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी में थे। खान अकेले रह गए, तन्हा, धोखे का शिकार। इल्जाम बढ़ते गए, हर एक पिछले से भी ज्यादा अजीबोगरीब। जमीन हड़पना, भ्रष्टाचार, धमकी देना, ये लिस्ट लंबी होती गई। केस दर्ज किए गए, एक के बाद एक। कानूनी मशीनरी, जो कभी दूर से गड़गड़ाहट करती थी, अब जोर से दहाड़ने लगी। खान खुद को इल्जामों के जाल में फंसा पाया। उनकी दुनिया बिखर रही थी। उन्होंने वापस लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी बेगुनाही का ऐलान किया। अपनी खुली हुई उंगलियों को बंद करो, फैसला लो। मैं जानता हूं और ऐलान करता हूं, तुम हिंदुस्तान के बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारे बगैर भी हिंदुस्तान का कोई बादशाह नहीं बन सकता। यह तुम्हारी गफलत का नतीजा था, यह तुम्हारी तकसीम का नतीजा था कि आज वो लोग इख्तिदार में आ गए जिन्हें नहीं होना चाहिए था। हिंदुस्तान का दिल है उत्तर प्रदेश। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। इसकी बादशाहत तुम्हारे बगैर तय नहीं हो सकती। तुम बढ़ जाओगे तो एक बार फिर जालिम हुक्मरान आएगा, और तुम मुत्तहिद होगे तो ताज तुम्हारे हाथ में है। जिसके सर पर रखोगे वही बादशाह होगा। उन्होंने इल्जामों को मनगढ़ंत बताया, उन्हें चुप कराने की साजिश के रूप में, उन्हें राजनीतिक रूप से बर्बाद करने के लिए। लेकिन उनकी दलीलें अनसुनी कर दी गई। मीडिया ने उन्हें पहले ही दोषी घोषित कर दिया था। जनता की राय उनके खिलाफ हो गई थी। वो निशाने पर थे। अधिकारी आधम के। उनकी संपत्तियों पर छापे मारे गए। उनके परिवार को परेशान किया गया। उनके बेटे अब्दुल्लाह को मामलों में फंसाया गया। कभी ताकतवर रहे वो, अब अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अपने परिवार के सम्मान के लिए। वो कोई आम नागरिक नहीं थे जो कानून के निशाने पर आ गए थे। वो एक राजनीतिक कैदी थे। उनका उत्पीड़न एक तमाशा था, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो सत्ताधारियों को चुनौती देने की हिम्मत करते थे। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके, उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा
उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं यहां? ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। एक राजनीतिक बदला, मकसद का खुलासा। इल्जामों का समय कोई संयोग नहीं था। ये तब सामने आए जब राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ रहा था। खान के विरोधियों को एक मौका दिखा। उन्होंने एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का मौका देखा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए धर्मनिरपेक्षता पर खान का अटूट रुख, सत्ताधारी दल की उनकी मुखर आलोचना, मुस्लिम समुदाय के लिए उनका अटूट समर्थन, इन सब ने उन्हें निशाना बनाया। उन्हें एक खतरे के रूप में देखा गया, उनके एजेंडे में एक रुकावट। उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम राजनीति से प्रेरित थे, उन्हें चुप कराने के लिए एक साजिश। आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम एमपी हो गए, हम एमएलए हो गए, हम वजीर हो गए, बल्कि अपने मालिक को गवाह करके कहते हैं नौजवानों कि आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमने तुम्हारे मासूम बच्चों की नर्सरियां लगाई, हमने स्कूल बनाए। उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए उनके विरोधियों ने अपने हर हथियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने मीडिया में हेरफेर की, उन्होंने धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाया, उन्होंने लोगों के डर का इस्तेमाल किया। देर से मिला न्याय, न्याय नहीं मिला, लड़ाई जारी है। साल एक अंतहीन परीक्षा में बदल गए। खान ने कई महीने जेल में बिताए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनके परिवार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। उनकी पत्नी तजीन फातिमा उनके साथ खड़ी रहीं, ताकत का एक स्तंभ, उनके सबसे बुरे समय में आशा की किरण। लेकिन कानूनी लड़ाई चलती रही। देरी आम बात हो गई। न्याय मिलना मुश्किल लग रहा था। एक ये चीज है कि उन्हें अकेली कोठरी में रखा गया है, जो कि संवैधानिक रूप से भी गलत है। अपने अल्लाह से उम्मीद है पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, सब कुछ दुश्मन सारे एक तरफ हो जाएं, लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है, इसलिए कि हम बेगुनाह हैं। कोई गुनाह नहीं किया है, ना आजम साहब ने किया है और ना हमारे बेटे ने किया है। बेटे से भी मुलाकात करने जाती होंगी? जाती हूँ, बस जैसे जेल में कैदी होते हैं वैसे ही है। हालांकि खान का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ बोलना जारी रखा, उस राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ जो उनके और उनके परिवार पर किया गया था। उन्होंने अपने समुदाय के समर्थन से ताकत हासिल की, उन लोगों से जिन्होंने प्रचार से प्रभावित होने से इनकार कर दिया, जिन्होंने इस नाटक को समझा, जो सच्चाई जानते थे, वे उनके पीछे आ गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, उन्होंने उनकी रिहाई की मांग की, उन्होंने उन्हें आशा दी। खान का मामला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा बन गया। न्याय की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कानूनी व्यवस्था में कितनी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। रिक्शा चलाने वालों ने और बीड़ी के मजदूरों ने मेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों में लेकर अपने होठों से चूस लिया था, इसलिए मैं तुम्हारी नुमाइंदगी करता रहा था। कोई खुशहाल, कोई नामवर शख्स मेरे साथ नहीं था। आज ये जो कुछ नजर आ रहा है, ये मेरी 50 साल की मेहनत का नतीजा है। इसने भारतीय राजनीति की स्थिति के बारे में असहज सवाल उठाए, लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के बारे में, असहिष्णुता के उदय के बारे में, असहमति को दबाने के बारे में। आजम खान की कहानी कोई अलग थलग कहानी नहीं है। यह उस अशांत समय का प्रतिबिंब है जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसा समय जब राजनीतिक फायदा सच्चाई पर भारी पड़ता है, जब किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल की जाती है, जब असहमति का दमन किया जाता है। यह विश्वासघात की कहानी है। ताकतवर लोग कितनी जल्दी नीचे गिर सकते हैं, कितनी आसानी से विश्वास टूट सकता है। सत्ता का लालच सबसे दृढ़ लोगों को भी कैसे भ्रष्ट कर सकता है। लेकिन यह लचीलेपन की भी कहानी है, अदम्य मानवीय भावना की, जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी। खान की परीक्षा हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने की आवश्यकता की याद दिलाती है, उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो इसे आधार प्रदान करते हैं। सत्ता के सामने सच बोलने के लिए, सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए, न्याय के लिए उनकी लड़ाई जारी है। यह भारत की आत्मा के लिए लड़ाई है,
एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जो जीती जानी चाहिए हमारे वर्तमान के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। हो माँ के गुलशन का नजारा मेरे आगे, हर चीज में है तू ही, खुदाया आगे तूफान बला है गर्दा साहिब। ये मेरी जिंदगी का हाल आज भी तूफान बला है गर्दा साहिब। हस्ती है यास दरिया एक धुन है कि चलता चला जाता आज़म। मंजिल खबर न मंजिल खबर रास्ता मेरे आगे।